नमस्कार। पहले वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है, फिर प्रत्याशरण वाले जो प्रश्न हैं इनके वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो भाग होते हैं, प्रत्याशरण वाले, प्रत्याविज्ञान वाले। तो प्रत्याशरण वाले जो साधारण प्रत्याशरण वाले किसान की खेती वाले जो प्रश्न हैं उनका हमने अध्ययन किया। अब हम इस वीडियो में प्रत्याविज्ञान वाले जो प्रश्न हैं उसमें एकांतरण प्रत्युत्तर वाले, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, तुल्य पद वाले प्रश्न और वर्गीकरण वाले प्रश्न, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्न। एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्न क्या है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसमें कुछ कथन दिए जाते हैं और उनमें से कुछ कथन सत्य होते हैं और कुछ कथन असत्य होते हैं। इनमें से बालक किसी एक का चयन करता है और परीक्षण सत्य असत्य नमस्कार। पहले वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है, फिर प्रत्याशरण वाले जो प्रश्न हैं इनके वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो भाग होते हैं, प्रत्याशरण वाले, प्रत्याविज्ञान वाले। तो प्रत्याशरण वाले जो साधारण प्रत्याशरण वाले किसान की खेती वाले जो प्रश्न हैं उनका हमने अध्ययन किया। अब हम इस वीडियो में प्रत्याविज्ञान वाले जो प्रश्न हैं उसमें एकांतरण प्रत्युत्तर वाले, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, तुल्य पद वाले प्रश्न और वर्गीकरण वाले प्रश्न, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्न। एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्न क्या है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसमें कुछ कथन दिए जाते हैं और उनमें से कुछ कथन सत्य होते हैं और कुछ कथन असत्य होते हैं। इनमें से बालक किसी एक का चयन करता है और परीक्षण सत्य असत्य पर भी आधारित हो सकता है और इस प्रकार के उत्तरों में सत्य या असत्य, हाँ या ना भी उत्तर हो सकते हैं और ये कथन के सामने ही लिखे जाते हैं। जैसे सत्य असत्य में एक प्रश्न, पहला वाक्य लिख दिया कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अब ये सत्य है या असत्य है लिखिए। फिर दूसरा और कोई इसी प्रकार का दे दिया, उसको सत्य और असत्य है वो लिखिए। तो ये सारे इस प्रकार से सत्य और असत्य में उनको उत्तर देने होते हैं। ये एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्न कहलाते हैं जिसमें कथन दिए जाते हैं, कुछ कथन सत्य होते हैं, कुछ कथन असत्य होते हैं। असत्य के सामने असत्य और सत्य के सामने सत्य लिखा जाता है, या हाँ और ना भी लिख सकते हैं। ये एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्न होते हैं। एकांतर एक ही प्रत्युत्तर होता है। एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्न, हाँ ना वाले या सत्य असत्य वाले प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। इसके गुण इसके क्या क्या है? इनके इन प्रश्नों के अगर गुण देखे जाए तो इन प्रश्न है, इन प्रश्नों का अंकन बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। अंकन सरल है। सबसे पहले इनका अंकन बहुत ही सरल है। कैसे कि या तो वो सत्य लिखेगा या असत्य लिखेगा। अब सत्य लिखा, अगर वो वाक्य सत्य है तो पूरे में से पूरा नंबर है, असत्य है अगर असत्य है तो इसके 0 नंबर। तो इस प्रकार से जो भी, और अगर असत्य है और उसने सत्य लिख दिया तो 0 नंबर है। यानी जो सही है वही नंबर आएंगे। और इन परीक्षणों की रचना करना भी सरल होता है। रचना भी इसकी
सरल होती है, रचना सरल होती है, जल्दी जल्दी हो जाती है। इसको वाक्यों को लिख दिया, हाँ या ना लिखना। इसी प्रकार से ये परीक्षण है वो लोचदार होते हैं। और इन सभी विषयों में इन परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। इन परीक्षणों का प्रयोग सभी विषय में संभव है। सभी विषय में परीक्षण लिए जा सकते हैं और इसी प्रकार से इनसे छात्रों की सूझबूझ और निर्णय शक्ति को जांचा जा सकता है। छात्रों की सूझबूझ और निर्णय शक्ति को जांच सकते हैं। सूझबूझ और निर्णय शक्ति की जांच होती है। इसके गुणों में हम देखते हैं कि इनका अनुगमन सरल है, जैसा उसने लिखा है वैसा उसके आएंगे। इनकी रचना भी सरल है, परीक्षण लोचदार होते हैं और परीक्षण सभी विषय में, हर विषय में संभव है इस प्रकार के परीक्षण। और छात्रों की सूझबूझ और निर्णय शक्ति की इससे जांच होती है। अब इसके दोष क्या हैं एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्नों के, वो हम अध्ययन करेंगे। एकांतर प्रत्युत्तर वाले प्रश्नों के दोष, ऐसे जो परीक्षण है उनकी विश्वसनीयता और वैधता कम होती है। विश्वसनीयता और वैधता कम होती है। और इसी प्रकार से जो छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता है वो कभी भी विकसित इससे नहीं हो सकती। छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता की जांच नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, सत्य लिख दिया, असत्य लिख दिया, हाँ ना लिख दिया, ना लिख दिया, तो उससे छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता कहाँ से आएगी? वो विकसित उसमें नहीं हो सकती। और छात्र को उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती, उससे विचार शक्ति नहीं बढ़ती। छात्र को उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती इसमें। उत्तर देने की स्वतंत्रता उसको नहीं होती, सिर्फ हाँ ना या सत्य सत्य लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इन प्रश्नों में ये प्रश्न छोटे से जो प्रत्यय है उसी का मापन करते हैं। यानी छात्रों की जो विचार शक्ति है उसका मापन नहीं कर सकते, अभिव्यक्ति क्षमता का मापन नहीं कर सकते। ये एक छोटे से प्रत्यय का ही मापन करते हैं, छोटे प्रत्यय का मापन। मापन इससे होता है। और इसी तरह से अनुमान से उत्तर देने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। अनुमान से उत्तर देने की संभावना, क्योंकि या तो हाँ होगा या ना होगा, सत्य होगा या असत्य होगा। हम इसमें वो अनुमान भी लगा सकता है कि ये सत्य हो सकता है, या 5 प्रश्न है सबको सत्य लिख दिया तो उसमें 2 तो सही होंगे ही होंगे। इस प्रकार से अनुमान से वो भी संभावना इसमें बहुत बढ़ जाती है। ये इसके दोष हैं कि विशिष्टता कम होती है, छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता की जांच नहीं हो सकती और उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती छात्रों को।
छोटे प्रत्यय का ही मापन करते हैं ये, और अनुमान से उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम लेते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक प्रश्न या बहुविकल्प वाले, जैसे एक प्रश्न दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन वाले प्रश्न। इस प्रकार के परीक्षणों में एक कथन के लिए कुछ विकल्प दिए जाते हैं और इन विकल्पों में से सबसे अच्छे उत्तर का चयन करना पड़ता है। छात्र अपनी निर्णय शक्ति के द्वारा वो निश्चित करता है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों का सबसे अधिक प्रयोग इसी तरह के प्रश्नों का प्रयोग होता है। जैसे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? एक लिख दिया हर्षवर्धन, एक लिख दिया सम्राट अशोक, एक लिख दिया चंद्रगुप्त मौर्य, एक लिख दिया बिंदुसार। तो इनमें से विकल्प में से चयन करना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न, और इस प्रकार के प्रश्नों का आजकल परीक्षाओं में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के गुण क्या है बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के? तो सबसे पहला है कि इस प्रकार के जो प्रश्न है इनमें अनुमान की संभावनाएं कम हो जाती है। अनुमान की संभावना कम, कम संभावना, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं उनके सामने और 4 ऑप्शन में से जो वो अनुमान लगाते हैं, जैसे रिक्त स्थान में 2 ही होते हैं, हाँ या ना, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो 4 ऑप्शन में से अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार इन परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता सबसे अधिक पाई जाती है। इन परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता होती है, क्योंकि यदि ब सही है तो ब ही सही होगा और इसी का इतना ही नंबर आएंगे, इससे कम ज्यादा नंबर भी नहीं आएंगे। इसी प्रकार से अभिज्ञान योग्यता के मापन के लिए परीक्षण सबसे अच्छे हैं। विज्ञान योग्यता, विज्ञान योग्यता का मापन से होता है। सबसे अच्छी तरह से इसे अभिज्ञान योग्यता, छात्रों की ज्ञान क्षमता कितनी है उसका मापन ये सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। और तर्कपूर्ण चिंतन और निर्णय क्षमता का मापन इससे होता है। तर्कपूर्ण चिंतन और निर्णय क्षमता और निर्णय क्षमता का मापन इससे संभव होता है। तर्कपूर्ण चिंतन करके छात्र उत्तर देते हैं। निर्णय क्षमता की 4 में से कौन सा सही है वो निर्णय लेना, और अंकन करना इनका बहुत सरल है। अंकन सरल है। तो ये इस प्रकार के ये इसके गुण हैं कि अनुमान की संभावना इसमें तो कम होती है, वस्तुनिष्ठता सबसे अधिक पाई जाती है, विज्ञान योग्यता का छात्रों के छात्रों को कितना ज्ञान है उसका मापन होता है, और तर्क चिंतन निर्णय शक्ति का इससे मापन होता है। छात्रों को तर्क लेकर वो चिंतन करके फिर वो निर्णय लेते हैं, इससे मापन होता है। अंकन इसका बहुत ही सरल होता है। अब देखेंगे इसके दोष क्या क्या हैं। तो सबसे पहला दोष है कि इन प्रश्नों का निर्माण करना कठिन है। तो निर्माण कठिन है, निर्माण करना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना। इसी प्रकार से अनुमान से भी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, हालांकि इतना अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। जब इसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं तो अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान से उत्तर दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से सभी विषयों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। हर विषय में इसका प्रयोग सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है।
इसी के साथ साथ कि ये प्रश्न है, इनमें विकल्पों का चयन, क्योंकि सिर्फ एक ही विकल्प का चयन करना होता है, इसलिए वो भी छात्रों के लिए थोड़ा सा कठिन है। तो इनका जो दोष है वो मुख्य रूप से इसका निर्माण करना कठिन है, अनुमान से भी उत्तर, क्योंकि छात्रों के सामने 4 विकल्प होते हैं तो अनुमान से उत्तर दे सकते हैं और सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब हम देख रहे हैं तुल्य पद प्रश्नों का। तुल्य पद प्रश्न या इसको समानता रूप परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानता रूप परीक्षण भी इसको कहा जा सकता है। समानता रूप परीक्षण यानी समान रूप है उसका परीक्षण होता है। तो इस प्रकार का जो परीक्षण है उसमें 2 स्तंभों का निर्माण, अ और ब, और इसमें से उनको अ में कुछ कथन दिए होते हैं, ब में कुछ कथन दिए होते हैं। या तो अ वाले कथन अधूरे होते हैं जिसको ब से पूरे करने होते हैं, या फिर उन दोनों को मिलाना होता है। छात्र को प्रथम स्तंभ वाले जो कथन है उसको दूसरे स्तंभ के सही भाग से मिलाना होता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समानता रूप परीक्षण या मिलान परीक्षण भी कहा जाता है। इसके गुण क्या क्या हैं तुल्य पद? तो इसके गुणों में हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अनुमान लगाकर छात्र उत्तर नहीं दे पाता। अनुमान नहीं लगाया जा सकता, छात्र अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरा, हम इसके गुणों में कह सकते हैं कि प्रश्नों की रचना करना बहुत सरल है। प्रश्न रचना सरल है। तीसरे गुण में अगर हम देखें तो तीसरा इसका गुण है परीक्षण ये विश्वसनीय और वैध है। परीक्षण विश्वसनीय और वैध और वैध होते हैं। इसी प्रकार से अब अगर हम बात करें पांचवें की, तो ये इसकी सहायता से ज्ञानात्मक उद्देश्यों का मापन किया जा सकता है। ज्ञानात्मक वाले जो उद्देश्य हैं उसका मापन संभव है। मापन संभव है। छात्र अनुमान लगाकर उत्तर नहीं दे सकते। दूसरा है कि प्रश्न रचनाओं, जो इसकी प्रश्न रचना है वो बहुत ही सरल होती है। तीसरे गुण के अंदर हम देखते हैं कि परीक्षण, ये परीक्षण है वो विश्वसनीय और वैध होते हैं, सटीक होते हैं, और जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसका मापन इससे संभव हो पाता है। इसके दोष अगर हम देखें तो दोष के अंदर इसके दोष कि एक प्रश्न का उत्तर गलत होने से दूसरे ऐसे ही गलत हो जाता है। जब एक प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है गलत होने से सभी प्रश्न गलत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्तंभ है ये स्तंभ है बी, इसका 1 2 3 4 है, इसके भी 1 2 3 4 है। मान लीजिए इसको इससे मिलाना था और इसको नहीं मिलाकर इसको मिला दिया 2 से, तो जो इससे जो मिला था 3 से, जैसे मान लीजिए 2 का सही था तो ये तीसरा प्रश्न भी गलत हो गया, क्योंकि 1 से भी नहीं मिल सकता, 3 से भी नहीं मिल सकता, 4 से भी नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा प्रश्न एक प्रश्न और इसका गलत है। तो इस प्रकार से